चलिए, हम पिछले वीडियो में लेसन 5 तक हिंदी का रिवीजन कर दिए थे। अब आगे हम लेसन 6 का रिवीजन करना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को और पूरा रिवीजन कर देते हैं हिंदी। चलिए, लेसन 6 था बहादुर। बहादुर के लेखक कौन थे? अमरकांत। कौन थे? अमरकांत। अमरकांत कौन थे? लेखक थे। कहता इस पाठ के लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के नगर बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में। ये बलिया जो है एक यूपी में है। उसके बाद अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टर को पुरस्कार मिला था। इस कहानी के लिए इनको डिप्टी कलेक्टर के द्वारा क्या हुआ था? इनको पुरस्कारित किया गया था। उसके बाद आपकी प्रमुख रचनाएं मतलब जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि, ये क्या था? अमरकांत जी के प्रमुख रचनाएं थे। उसके बाद उपन्यास सूखी पत्ती, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार आदि। वानर सेना, एक बल उपन्यास भी लिखी गई। इनका उपन्यास क्या क्या था? सूखा पत्ती, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार इत्यादि। और एक वानर सेना, एक बल उपन्यास भी लिखे थे। किन्होंने लिखे थे? तो अमरकांत जी ने लिखे थे। किसने लिखे थे? अमरकांत जी ने। उसके बाद है बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। जिसकी कल्पना न कर मौने बहादुर को दोगुना पीटा था। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भाग गया था। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिता किस में मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। बहादुर की उम्र कितना थी? 12 से 13 वर्ष। मुंह चपटा, रंग गोरा, हाफ पैंट हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था। किसने पहना था? बहादुर पहने हुए था। क्या क्या चीज? तो गले में स्काउट गाइड था, एक रुमाल था, एक फटा हुआ जूता पहनकर बाहर घर से भागा था। कितना रुपया लेकर? तो 2 रुपया लेकर। कितना रुपया? 2 रुपया। लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा। लेखक के घर पे लेखक का बेटा किशोर ने कितने बार मारा था? पहली बार मारा था। मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया था। रोटी ना बनाने पर निर्मला, जो क्या थे? लेखक की पत्नी थी। कौन थी निर्मला? लेखक की पत्नी ने उसे मारा। रिश्तेदारों ने बहुत बहादुर पर 11 रुपया चोरी का क्या किया? इल्जाम लगा दिया। चलिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए। लिखने से अच्छा है आप लोग लिख लीजिए इसको एक बार, फिर इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्लियर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है का इल्जाम लगाया गया। बहादुर से सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़ कर भाग गया। उसके बाद बहादुर के पास नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी। चलिए, ये सब इसके चैप्टर का क्या था? ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव पे। जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है उसको कराते हुए फिर वीवीआई क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं। ये तो हो गया। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। देखिए, लेखक अमरकांत जी ने के अनुसार पहली बार देखे बहादुर 12 से 13 वर्ष का, गोरा रंग, चपाता सा मुंह, हाफ पैंट हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। किसने देखा था? अमरकांत जी ने देखे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? तो देखिए, लेखक को इसलिए लगता है कि लेखक के बड़े भाइयों के घर में नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियां महारानी बनकर बैठी रहती थी। इसलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रखी थी, क्योंकि उसने दूसरे
के घर पर नौकर का आनंद देखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? देखेंगे बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर की मां चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी मां बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने मां की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर मां ने भी बहादुर को बहुत पीटा। अत्यंत बहादुर घर छोड़कर भाग गया। बहादुर घर छोड़कर क्यों भागा था? तो उसने क्या किया था कि वो अपने भैंस को बहुत पीटा था। उसकी मां गुस्सा में आके बहादुर को क्या किया? पीटा, बहुत पीटा, इसलिए बहादुर घर छोड़कर भाग गया था। अगला क्वेश्चन, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? देखेंगे, बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी। घर के सदस्यों को काफी आराम मिलने लगा, क्योंकि उसके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। तो जब उनके घर बहादुर चला आया तो क्या किया? बहादुर सारा काम करने लगा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस समय हम करवाएंगे उस समय तुरंत सिर्फ एक बार करा देंगे, तो आप लोग आसानी से तुरंत बना लीजिएगा। तो आप लोग एक बार आसानी से बना लीजिएगा, तब हमें भी आसान होगा। वीवीआई क्वेश्चन कराने में हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो देखेंगे, शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलती के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया था तब और ज्यादा डर गया था। अंततः लेखक का घर छोड़कर भाग गया। किसने? बहादुर ने। क्यों भागा था? इनको ये लगने लगा कि ऑलरेडी पहले से हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया, सिलपट्टा टूट गया, तो आप सोचे इन्होंने आएंगे तो फिर वो हमको डांटेंगे, फटकारेंगे, तो इससे अच्छा है कि क्या करें, हम यहाँ से भाग जाए। तो आप भी याद रखिए, कभी भी नौकर को रखिए या किसी को भी रखिए, उस पर झूठा इल्जाम कभी नहीं लगाइए, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आपके यहाँ काम कर रहा है, मतलब आप पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है। अगला क्वेश्चन, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? देखेंगे, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपया खो जाने का प्रपंच रचा। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाई सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफी उदास रहने लगा और लेखक के घर वालों भी बात बात पर उसे डांटने लगे और मारने लगे। तो उनके रिश्तेदार ने 11 रुपया बोला मेरा चोरी कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, उसको बेचारे को बार बार डांट उठ लग रहा था। अगला है, बहादुर का चरित्र चित्रण करे। तो देखिए, बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है, इसी लेकर कहानी ये लिखा गया, इसी बहादुर के कारण। इस पाठ के लेखक अमरकांत जी बहादुर, जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, एक दिन मां के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग आया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार मिलने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफी उदास रहने लगा और एक दिन लेखक का घर छोड़कर चला गया। तो चलिए, बहादुर कहानी का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं, लेसन 7। लेसन 7 है परंपरा का मूल्यांकन। लेसन 7 क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा था? डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसने लिखे थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। चलिए, इस पाठ के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था।
कौन जिला में? उन्नाव जिला में। कहता आपको निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को हो गया था। आपकी प्रमुख रचनाएं, मतलब किनकी प्रमुख रचनाएं? डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, भारत की भाषा, समस्या, विराम चिन्ह एवं बड़े भाई आदि हैं। चलिए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव जितना था हम लोग निकाल लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। बिना देर किए हुए क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया। अगला चैप्टर चलते हैं हम लोग। इसमें कुछ और एक क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको हम कर लेते हैं, तब चलेंगे अगला चैप्टर। चलिए अगला है, भारत की बहुजातीय मुख्यता संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीय भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे लोगों में बहुजातीय का बोध होता है। नोट देखिए लिखा हुआ है इस अध्याय के, यही दोनों प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन, एक इससे पहले जो हम लोग पढ़ा है। तो क्या लिखा हुआ? बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला है, अगला चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूं, लेसन 8। इनके लेखक कौन थे? बिरजू महाराज जी। कौन थे? बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज। चलिए देखते हैं। इस पाठ के लेखक बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। इन्हें 8 वर्ष में ही पहली बार पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे जब उसकी पिता की क्या हो गई? देहांत हो गई, मृत्यु हो गई थी। बिरजू महाराज की 3 बहनें थी। छोटी बहनें उससे 8 वर्ष की बड़ी थी, बड़ी बहनें उससे 15 वर्ष की बड़ी थी। इनके चाचा का नाम शंभू था। इनके चाचा का नाम, बिरजू महाराज जी चाचे के नाम क्या था? शंभू था। बिरजू महाराज को 2 प्रोग्राम करने पर 500 रुपया मिले थे। 2 प्रोग्राम इन्होंने किए तो कितना रुपया मिला? 500 रुपया मिला था। बिरजू महाराज के शारदिग सरस्वती थी। बिरजू महाराज अपना गुरु पिताजी को मानते थे। बिरजू महाराज अपना गुरु किनको मानते थे? अपने पिताजी को मानते थे। ऐसे देखिए, सबसे पहला गुरु माता पिता ही होते हैं। उसके बाद माता पिता से भी ज्यादा उपाधि दिया जाता है गुरु का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बिरजू महाराज अपना जज अम्मा को मानते थे। जज जो अभी क्या करते हैं कोर्ट में, जो फैसला कर देंगे वही सही होगा, चाहे वो झूठा रहे या सच, जो भी फैसला वो कर देंगे। वो फैसला जज कैसे करते हैं? तो जज फैसला करते हैं, उनके सामने जो कागजात सबूत दिया जाता है उसके आधार पर उन्होंने फैसला करते हैं कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार है। चलिए, बिरजू महाराज को उसके पिताजी ने गंडा बांधा था। क्या बांधा था? गंडा बांधा था। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। ये ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव एक 1 लाइनर है सारा, याद अगर कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत आसान होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? देखते हैं। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गाढ़ा संबंध था, क्योंकि उनकी तीनों बहनें का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था। उनका संबंध इसलिए था कि उनकी बहन का जन्म रामपुर में हुआ था और बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ में हुआ था। तो जहां बहन रहेगी वहां तो भाई को जाना ही है, तो बार बार जाना लगा हुआ रहता है, इसलिए
उनका लगाव ज्यादा था। अगला क्वेश्चन है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था, जब वे अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे। किसके साथ? वो अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे, तब उनको प्रथम पुरस्कार मिला था। उस समय उनका उम्र कितना था? 8 वर्ष था। कितना था? 8 वर्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, उन्हीं से बिरजू महाराज के नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे, वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। वे अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। ये किनका था? उनके महाराज गुरु। महाराज गुरु मतलब उनके कौन थे? पिता थे उनके गुरु। किनके गुरु? बिरजू महाराज जी के। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की? तो देखिए, बिरजू महाराज ने नृत्य शिक्षा सीताराम बंगला नाम के एक लड़के को देनी शुरू की, जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे वो? जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, उसी समय इन्होंने क्या किया? नृत्य शिक्षा सीताराम बंगला नाम के एक लड़के को देना शुरू कर दिए। चलिए, तो आप लोग भी अपने से छोटे छोटे भाई को घर पे ध्यान दिया कीजिए। वो तो कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन साथ में घर पे गाइड किया कीजिए। और आप खुद भी पढ़िएगा, तब ना छोटा छोटा भाई पढ़ेगा। आप में पढ़िएगा तो कहेगा भैया आप पढ़वे नहीं करता था, हम काहे पढ़े। इसलिए आप लोग भी पढ़ा कीजिए। चलिए, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिरजू महाराज तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। ये पूछा जाता है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बोलेंगे क्या बजाते थे? तबला बजाते थे, शहनाई, हारमोनियम, गिटार बजाते थे। चलिए, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? वो अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? चलिए चर्चा करते हैं। बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जिससे वह उचित नहीं बताते हैं। इन्होंने शादी तो कर दिया गया था इनका 18 वर्ष की उम्र, लेकिन ये इनका कहना है कि उस समय तक इन्होंने उचित नहीं बताते थे इतना कम उम्र में शादी करना। अगला, बिरजू महाराज की अपनी सर्दिग्ध के बारे में क्या राय है? तो बिरजू महाराज अपने सर्दिग्ध के रूप में साक्षी नाम की लड़की बताते हैं, जिनसे चलिए अगला है, अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। अगला चैप्टर हम लोग के सामने है अभिमन्यु। किसने लिखे थे? अशोक वाजपेयी जी ने। किसने लिखे थे? अशोक वाजपेयी जी ने। अशोक वाजपेयी जी ने लिखे थे। पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। वन लाइनर पहले हम लोग पढ़ लेते, फिर क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। और आज हम 10 तक हम लोग 10 चैप्टर तक कर लेंगे रिवीजन। जो शेष बचेगा उसको हम लोग कल कर देख लेंगे। फिर इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी मेरदुंग छत्तीसगढ़ में है। मेरदुंग कहाँ में है? छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास मध्य प्रदेश में था। तो मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य प्रदेश, एमपी। कहाँ के थे? एमपी के थे, मध्य प्रदेश। उनकी माता निर्मला देवी और पिता परमानंद वाजपेयी थे। उनके माता का नाम निर्मला देवी और उनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी थे। एक पतंग, अनंत में, थोड़ी सी जगह, फिलहाल इत्यादि है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2004 में नवाजा गया था। तो एक पतंग, अनंत में, थोड़ी सी जगह, फिलहाल इत्यादि आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में, इनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, मतलब सम्मानित किया गया था। लेखक 10 वर्ष पहले अभिमन्यु गए थे। लेखक 10 वर्ष पहले कहाँ गए थे? अभिमन्यु गए थे।
आविन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। आविन्यू जो है कहाँ पे स्थित है? दक्षिण फ्रांस के रोन नदी पे के किनारे अवस्थित है। तो ये जो है लेखक जी आविन्यू जी, सॉरी, ये जो है क्या नाम है इनका, अशोक वाजपेयी जी, ये कहाँ गए थे? आविन्यू गए थे। आविन्यू कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस में कहाँ है? तो रोन नदी के किनारे है। चलिए अगला देखते हैं आगे, कुछ और ऑब्जेक्टिव है उसको कराते हुए फिर आगे हम लोग चले जाएंगे। आविन्यू कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। आविन्यू पहले क्या हुआ करती थी? पोप की राजधानी। पोप की राजधानी कहाँ होती थी? पोप की राजधानी कहाँ होती थी रे? पोप की राजधानी आविन्यू हुआ करता था पहले। चलिए, आविन्यू का पूरा नाम विल्नव्य ला आविन्यू। आविन्यू का पूरा नाम विल्नव्य ला आविन्यू है। आविन्यू में एक ईसाई मठ ला शत्रुज था। रोन नदी के किनारे बसे दो शहर आविन्यू और विल्नव्य था। रोन नदी के किनारे बसे दो शहर, एक आविन्यू और एक विल्नव्य था। लेखक आविन्यू में 19 दिन रहकर 35 कविताएं लिखी थी। लेखक आविन्यू में रहे थे कितना दिन? 19 दिन रहे थे और कितना कविताएं लिखे थे? 35 कविताएं लिखे। मतलब एक दिन में अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास कविता लिखते थे। लेखक अपने साथ टाइपराइटर 34 पुस्तकें और कुछ संगीत टाइप किए थे। इन्होंने 34 पुस्तकें और कुछ संगीत क्या किए? टाइप किए थे। पहले टाइपराइटर हुआ करता था, अभी हम लोग जाते हैं टाइप करवाते हैं। पहले टाइपराइटर खटखटिया वाला होता था जिसपे टाइप हुआ करता था। आविन्यू फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था। आविन्यू क्या है? फ्रांस का क्या था? एक प्रमुख केंद्र था। नदी के किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं नदी चेहरे लोगों की आदि याद आती है। नदी के किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है नदी चेहरे लोगों की, वो इनको क्या हुआ? याद आने लगा। इन्होंने उनको याद किए। ये कविता किसने लिखा था? नदी चेहरे लोगों की, विनोद कुमार शुक्ल ने। लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करते हैं। लेखक अपने आप को क्या करते हैं? नदी के साथ बहता हुआ महसूस करते हैं। लेखक नदी की समानता कविता से करते हैं। लेखक जो है नदी की समानता किससे करते हैं? कविता से करते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आविन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आविन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आविन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। हर वर्ष आविन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो देखेंगे, हर वर्ष आविन्यू गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। कहाँ पे? आविन्यू में। उसका अगला क्वेश्चन, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? देखेंगे, ला शत्रुज आविन्यू शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था, परंतु अब उसके कला केंद्र बना दिया गया है। इसका अब क्या हुआ? कला केंद्र बना दिया गया है। चलिए, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो नदी के तट पे बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहे हैं। उसका अगला क्वेश्चन, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं? तो देखेंगे, नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं होती, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं होता। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता में भी क्या होते लोग? पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं।
कभी कभी आप लोग कविता जब पढ़िएगा और कविता का भाव भी समझ में आने लगेगा, मतलब अर्थ समझ में आने लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं हम कविता पढ़े, और बार बार आप पढ़ना पसंद करेंगे। इसी तरह नदी में भी होता है, जब आप नदी का देखते होंगे कोई अंत बिंदु नहीं होता है, पोखर का होता है, नदी का नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? अभी हम जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन में पढ़े थे, नदी तट पे बैठा हुआ बेचारे विनोद कुमार शुक्ल जी को याद करते हैं, और क्यों याद करते हैं? उनकी एक कविता याद आ गई, नदी चेहरे लोगों की याद आती है। कहता है नदी तट पे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है, क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा था। किसने? विनोद कुमार शुक्ल ने। चलिए हम लोग 9 चैप्टर तक कर लिए, 10 चैप्टर मछली, 10 चैप्टर मछली, जिनके आगे हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे। इनका जिक्र कर रहे थे विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली किसने लिखे हैं, किनकी कहानी है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी है। इस पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1973 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं, आप मतलब विनोद कुमार शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय इत्यादि है। तो देखिए यही है कौन? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। इस कहानी महाविद्यालय संग्रह से लिया गया, यह कहानी जो लिया गया कहां से लिया गया? महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। आपको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आपको मतलब विनोद कुमार शुक्ल जी को क्या मिला था? अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? सन 1990 ईस्वी में। पिताजी बाजार से 3 मछलियां लाई थी। पिताजी क्या लाए थे? बाजार से 3 मछलियां। किनके पिताजी? विनोद कुमार शुक्ल के पिताजी। जिसमें एक मरी थी, एक मछली क्या थी? मरी हुई थी। घर में मछली केवल लेखक के पिता खाते थे। घर में मछली कौन खाते थे? सिर्फ लेखक के पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? लेखक के पिताजी। चलिए आगे देखते हैं। मछली को लेकर बच्चे गली में घुस गए। मछली को लेकर बच्चे क्या हुए? गली में घुस गए। संतु मछली को देखकर ही हिचक रहा था। बच्चे एक मछली को कुआं में छोड़ना चाहते थे। दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली की आंख में छवि परछाई नहीं बनती है। दीदी ने बोली जो मछली मर जाती है उसका आंख में परछाई नहीं बनती है। दीदी मछली की तरह तड़प रही थी। माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था। भग्गू घर का नौकर था। भग्गू कौन थे? घर के नौकर थे। तो आप लोग भी बचपन में देखे होंगे जब मछली उछली था तो आप लोग ये देखते होंगे क्या? मछली देखने के बाद आपको भी लगता होगा कि इसे पानी में छोड़ देते हैं, अगर जिंदा मछली आप लोग के सामने आता होगा तो। चलिए उसके बाद था पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने को कहा था। पिताजी ने क्या किए कहे? भग्गू से नरेन की हाथ पैर तोड़ने को लिए कहा गया। चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और आप लोग को बता दें कि हम पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन करा, पूरे बुक का एक बार रिवीजन कराते हुए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन करा देंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और अपने जितने भी